फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बाबा श्याम क्लासेज में। कल हमने अध्ययन किया था आवेश की परिभाषा, आवेश के प्रकार और इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के बारे में। आज हम उस टॉपिक से आगे आवेशन की विधियां का अध्ययन करेंगे। अगर हम बात करें आवेशन की विधियां की, तो आवेशन के मुख्य रूप से दो विधियां होती हैं। जो पहली विधि होती है उसको हम लोग चालन विधि कहते हैं, और जो दूसरी विधि होती है उसको हम लोग प्रेरण विधि कहते हैं। आइए थोड़ा बहुत हम इन दोनों विधियों के बारे में जान लेते हैं। चालन विधि होती क्या बेटा कि यहाँ पर देखते हैं बेटा, पहला पॉइंट हमारा क्या है बेटा, चालन विधि। अब हम समझते हैं कि चालन विधि होती क्या है। अगर कोई एक आवेशित वस्तु ले ली जाए, मान लिया हमने कोई एक वस्तु ले लिए बेटा, वस्तु का नाम दे दिया कि एक चालक वस्तु है जिसका नाम क्या है बेटा AB, और ये क्या है बेटा आवेशित वस्तु है। अब कोई दूसरी वस्तु ले लें, मान लिया एक वस्तु हमने ले रखा है, कौन सा बेटा CD। ये वस्तु कैसी है बेटा, निरावेशित वस्तु है। ये कैसी वस्तु है, निरावेशित वस्तु है, ये भी चालक है। अब क्या करें बेटा, मान इसके ऊपर धन आवेश है। अब अगर इस निरावेशित वस्तु को ले जा करके इस आवेशित वस्तु के संपर्क में रख दिया जाए, तो ये जो दूसरी वस्तु हमारी CD है, ये स्वतः ही क्या होती है बेटा, धनावेशित हो जाती है। यानी इस धनावेश के कारण ये वस्तु भी क्या होती है बेटा, धनावेशित हो जाती है। यानी आवेश इस वाले चालक से चलकर इस वाले चालक में चला जाता है, और यही विधि क्या कहलाती है बेटा, चालन विधि कहलाती है। अगर हम बात करें बेटा दूसरी विधि की, जो है प्रेरण विधि, इसमें क्या होता है बेटा, हमने मान लिया एक चालक है जो कैसा है बेटा, धन आवेशित है, और एक दूसरा चालक है जो क्या है बेटा, निरावेशित है, जिसके ऊपर कोई आवेश नहीं है। देखा प्रयोगों द्वारा देखा गया है बेटा कि जब किसी आवेशित वस्तु के निकट कोई दूसरी वस्तु रखी जाती है, तो उसके निकटतम पृष्ठ पर स्वतः ही विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है, और ये विधि क्या कहलाती है बेटा, प्रेरण विधि कहलाती है। ये विधि क्या कहलाती है बेटा, प्रेरण विधि कहलाती है। इसके बारे में हम आपको डिटेल से आगे बताएंगे कि आखिर ये ऋण आवेश कैसे आता है, कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, इसके बारे में आपको आगे पढ़ाएंगे। यहाँ पर केवल हमको विधियों को समझना है, तो हम दोनों विधियों को समझ लें बेटा। सबसे पहली विधि है चालन विधि। चालन विधि के बारे में अगर हमको जानना हो तो हम क्या कहेंगे बेटा, कि जब किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में किसी निरावेशित वस्तु को रखा जाता है, तो वह उसी प्रकार के आवेश से आवेशित हो जाती है, और यह विधि क्या कहलाती है बेटा, चालन विधि। यानी अगर चालक पर धन आवेश है तो ये भी धन आवेशित हो जाएगी, अगर इस पर ऋण आवेश है तो ये भी ऋण आवेशित हो जाएगी। दूसरी विधि है हमारी प्रेरण विधि, कि जब किसी आवेशित चालक के निकट कोई दूसरा निरावेशित चालक रख दिया जाता है, तो उसके निकटतम पृष्ठ पर स्वतः ही विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है, और ये विधि क्या कहलाती है बेटा, प्रेरण विधि कहलाती है। ठीक, आप लोगों को ये दोनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें बेटा, तो अगर देखा जाए कि विद्युत के आधार पर अगर हम पदार्थ को बांटना चाहें तो तीन प्रकार से बांट सकते हैं। जो पहला पदार्थ होता है उसको हम लोग सुचालक कहते हैं, कहीं कहीं पर इसको सुचालक या केवल चालक भी कहा जाता है। जो दूसरा पार्ट होता है बेटा, उसको हम लोग अर्धचालक कहते हैं। जो तीसरा होता है उसको हम लोग कुचालक कहते हैं, कहीं कहीं पर इसको अचालक भी कहा जाता है। अब अगर हम इसके बारे में बेटा जानना चाहें तो सुचालक क्या होते हैं, अर्धचालक क्या होते हैं, कुचालक या अचालक क्या होते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। सुचालक या चालक ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह बड़ी सुगमता पूर्वक हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, सुचालक या चालक कहते हैं। यानी किसका प्रवाह बेटा, धारा का प्रवाह, यानी आवेश बह सकता है, यानी धारा का क्या हो सकता है बेटा, प्रवाह हो सकता है। और कैसे हो सकता है बेटा, बहुत ही सुगमता पूर्वक हो सकता है। तो वो सारे क्या होते हैं बेटा, हमारे सुचालक पदार्थ होते हैं। कहा जाता है कि धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती हैं। जितनी भी धातुएं होती हैं वो विद्युत की अच्छी चालक होती हैं। इसके पीछे कारण क्या है बेटा, क्योंकि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक पाई जाती है। यही कारण है कि धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती हैं। याद रखना, अगर हम देखना चाहें बेटा तो याद रखना, विद्युत का सबसे अच्छा चालन किसमें होता है बेटा, चांदी में। विद्युत का सबसे अच्छा चालन किसमें होता है बेटा, चांदी में। चांदी के बाद किसमें होता है बेटा, तांबे में। तांबे के बाद किसमें होता है, सोना में। सोना के बाद किसमें होता है, एल्यूमिनियम में। और एल्यूमिनियम के बाद किसमें होता है बेटा, फेरिक में।
ठीक, यानी ये क्रम है बेटा कि ये सब विद्युत के क्या हैं, अच्छे चालक हैं। तो बेटा बताओगे सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है, चांदी। लेकिन चांदी अत्यधिक महंगी होने के कारण चांदी के तार नहीं बनाए जाते। नेक्स्ट नंबर में क्या आता है बेटा, तांबा। इसलिए तांबे के जो कापर के वायर आते हैं, कापर के वायर अच्छे वायर माने जाते हैं क्योंकि इसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह अच्छी तरीके से होता है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। आगे आ जाए बेटा सोना। अब सोने के तार बनाना भी बहुत महंगा है, तो सोने के भी वायर नहीं बनाए जाते। किसके बनाए जाते हैं बेटा, एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं, जो वायर कापर की तुलना में कम अच्छे होते हैं। एल्युमिनियम वाले वायर कापर की तुलना में कम अच्छे होते हैं। ठीक, क्लियर। दूसरा पार्ट है बेटा अर्धचालक। अर्धचालक जैसे अर्धचालक नाम से ही क्लियर हो रहा होगा ना, ऐसे चालक जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आंशिक रूप से हो। कैसे हो बेटा, आंशिक रूप से हो, यानी क्या, बिल्कुल ऐसे ना हो जैसे कि सुचालक में होता है और बिल्कुल ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल भी ना हो, यानी क्या हो बेटा, बिल्कुल आंशिक रूप से हो, थोड़ा बहुत से हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, अर्धचालक। ठीक, ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आंशिक रूप से होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, अर्धचालक। और इसका जैसे उदाहरण आप समझ लें सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है बेटा, अर्धचालक है। सिलिकॉन क्या है बेटा, अर्धचालक है, सेमी कंडक्टर है। ठीक, आगे बात करें बेटा अगर कुचालक या अचालक की, तो ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह बिल्कुल भी ना हो वो क्या कहलाते हैं बेटा, कुचालक या अचालक कहलाते हैं। जैसे सूखी लकड़ी, प्लास्टिक, ये सारे के यहाँ बेटा अचालक हैं या फिर क्या बेटा, कुचालक हैं। तो इस प्रकार से हमने जान लिया बेटा कि अगर विद्युत धारा के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण किया जाए तो कितने आधार पर प्रकार से कर सकते हैं बेटा, 3 प्रकार से, सुचालक या कुचालक, अर्धचालक और तीसरा क्या होता है बेटा, कुचालक। समझ गए, ये टॉपिक इतना क्या हुआ बेटा, क्लियर हो गया। अब इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, कूलाम का नियम। ठीक बेटा, अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं बेटा किसका, कूलाम के नियम का। अगर हम कूलाम के नियम का अध्ययन करें तो सबसे पहले चित्र देखते हैं। हमने मान लिया बेटा कोई 2 आवेश हैं। पहले आवेश का नाम हमने दिया Q1, दूसरे आवेश का नाम हमने दिया Q2 और आगे मान लिया बेटा कि ये दोनों एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। ये हमने मान लिया कोई 2 आवेश है, Q1 है और Q2 है और ये दोनों एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। ठीक बेटा, अब हम यहाँ से कूलाम का नियम निकालेंगे। तो सबसे पहले आप बताओ बेटा, यहाँ पर 2 आवेश रखे हैं, एक Q1 है और दूसरा कौन सा है बेटा, Q2 है। दोनों एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे हैं। फिर चलते हैं न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम पे। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु हर दूसरे वस्तु पर बल लगाकर अपनी ओर क्या करती है बेटा, आकर्षित या आकर्षित करती है, लेकिन इस बल का मान हम इतना कम होता है कि हम इसका अनुभव नहीं कर पाते। वही सिद्धांत लगाएंगे। ये 2 आवेश भी एक दूसरे के ऊपर बल लगा रहे होंगे, इनके बीच बल लग रहा होगा। कौन सा बल लग रहा होगा, विद्युत बल लग रहा होगा। सबसे पहला सिद्धांत जो निकला बेटा वो क्या निकला, अध्ययन से यानी प्रयोगों द्वारा कूलाम को मिला कि किन्हीं 2 आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल, क्या बताया इन्होंने बताया किन्हीं 2 आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल, हमने F से लिखा। किससे लिखा बेटा, F से, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। क्या बताया बेटा, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। इतना मानो, अभी पूरा नहीं बताएंगे, इतना हमने लिखा। क्या बेटा, किन्हीं 2 आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल इन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती हुआ, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। अभी आगे इन्होंने और बताया। क्या बताया बेटा, अब बताओ, अगर किन्हीं 2 आवेशों के बीच की दूरी कम हो तब बल ज़्यादा लगेगा कि ज़्यादा हो तब बल ज़्यादा लगेगा। मान लो कोई एक यहाँ रखी है ये दूरी और एक यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है ये दूरी। अब आपसे पूछा जाए बल किस में ज़्यादा लगेगा, तो आप क्या बताओगे, जहाँ दूरी कम, क्या बताओगे बेटा, दूरी कम। अगर दूरी कम है तो बल ज़्यादा लगेगा, दूरी कम है तो बल ज़्यादा लगेगा और दूरी ज़्यादा है तो बल कम लगेगा। दूरी ज़्यादा है तो बल कम लगेगा। यानी कैसा अनुपात आ रहा है बेटा, उल्टा अनुपात आ रहा है। कैसा आ रहा है, उल्टा अनुपात आ रहा है। यानी क्या बेटा, व्युत्क्रमानुपात आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा, व्युत्क्रमानुपात। यानी याद रखना, कूलाम ने आगे क्या बताया कि किन्हीं 2 आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
क्या बताया बेटा? किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल क्या बेटा? उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर हमने पहले को समीकरण 1 और दूसरे को समीकरण 2 मान लिया है। अब लिखेंगे बेटा समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। देखो बेटा समीकरण 1 और 2 का अगर बायां पक्ष देखें तो दोनों तरफ एफ आ रहा है, यानी फोर्स आ रहा है, इसको एक बार लिखेंगे, समानुपाती लगाएंगे। आप क्या करेंगे बेटा? इन दोनों पक्षों को आपस में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। मिला रहे हैं दोनों समीकरण को, क्या कर रहे हैं बेटा? मिला रहे हैं, तो क्या होगा? Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। समझ गए? हम लोग जानते हैं बेटा कि जब भी समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? कांस्टेंट लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा? कांस्टेंट। यहाँ पर हमने K लगाया, आगे लिखा Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, इसको यहाँ पर हमने घेर दिया। ठीक, अब यहाँ पर अगर देखें बेटा, आगे यहाँ पर देख लें तो हम प्रयोगों द्वारा ये जो K है बेटा, इस K की वैल्यू कितनी मानी गई? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यानी जहाँ पर K लिखा है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो क्या लिखेंगे बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। समझ गए बेटा? यहाँ अगर लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ के एक नियतांक है, यहाँ के एक नियतांक है। ठीक, यहाँ पर निकल गया बेटा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, यानी यहाँ पर कूलाम के नियम का क्या निकला है बेटा? सूत्र निकला है। यहाँ पर एक चीज़ आई है बेटा, एप्सिलॉन 0, याद रखना इस एप्सिलॉन 0 को हम लोग निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। इस एप्सिलॉन 0 को हम लोग निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। क्लियर? फिर से एक बार जल्दी से कूलाम का नियम रिपीट करते हैं बेटा। कूलाम का नियम क्या है? किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर हमने क्या इसको इक्वेशन में लिखा बेटा? F समानुपाती Q1 Q2, इसको समीकरण 1 माना। F समानुपाती 1/r स्क्वायर, इसको समीकरण 2 माना। समीकरण 1 और 2 को आपस में मिला दिया तो F समानुपाती Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर आया। जब हमने समानुपाती का चिन्ह हटाया तो क्या लगाया बेटा? नियतांक लगाया, और नियतांक यहाँ पर हमने क्या लगाया? K। यहाँ K हमने क्या बेटा? K एक नियतांक है। प्रयोगों द्वारा K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है। F बराबर हमने जहाँ K लिखा था वहाँ पर क्या लिखा बेटा? 4 पाई एप्सिलॉन 0 लिखा इंटू Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। यहाँ एप्सिलॉन 0 क्या है बेटा? निर्वात की वैद्युतशीलता है। इतना टॉपिक एकदम क्लियर हो गया बेटा कि यहाँ पर हमने कूलाम का नियम आप लोगों को पूरा बढ़ा दिया। यहाँ पर एक चीज़ आई है एप्सिलॉन 0। अब हम थोड़ा डिटेल से एप्सिलॉन 0 के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या निकला बेटा? अगर हम एप्सिलॉन 0 का मात्रक और बीमा निकालें, क्या निकालें बेटा? एप्सिलॉन 0 का मात्रक और बीमा ये ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे? देखो बेटा, अभी फार्मूला क्या निकला? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। यही आया ना बेटा? यहाँ हमको एप्सिलॉन 0 चाहिए तो हम क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। और कैसे करें बेटा? ऐसे मान लो, सबसे पहले इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो क्या आएगा? F गुणे 4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणे आर स्क्वायर। इसको हमने पूरा इधर ले आया बेटा, तो इधर क्या बचा? Q1 बचा, और क्या बचा बेटा? Q2 बचा। अब अगर यहाँ से हम एप्सिलॉन 0 को रोकना चाहें तो क्या आएगा बेटा? Q1 Q2 बटे नीचे क्या क्या चला जाएगा? F चला जाएगा, 4 पाई चला जाएगा, और क्या जाएगा बेटा? आर स्क्वायर जाएगा। ठीक, अब अगर यहाँ से हम एप्सिलॉन 0 का मात्रक लिखना चाहें, एप्सिलॉन 0 का मात्रक तो लिख सकते हैं बेटा Q1 क्या बेटा? आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम। Q2 भी आवेश है, इसका भी मात्रक कूलाम, बटे F बल है, मात्रक क्या होगा बेटा? न्यूटन। 4 पाई कांस्टेंट है, कोई मात्रक नहीं होगा। आर क्या है बेटा? दूरी है, मात्रक क्या होगा? मीटर स्क्वायर। यानी क्या निकला? और अगर हल करने आगे बेटा तो क्या निकला? कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर।
ठीक, ये हमने क्या निकाला बेटा, एप्सिलॉन जीरो का मात्रक। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यहाँ पर क्या निकला है बेटा, एप्सिलॉन जीरो का मात्रक। ठीक, अब अगर हमको आगे इसकी बीमा ज्ञात करनी हो तो कैसे करेंगे, ठीक, ये नोट करने के बाद आगे देखिए। ठीक बेटा, एप्सिलॉन जीरो की बीमा निकालने के लिए हमें एप्सिलॉन जीरो का MKS से मात्रक निकालना होगा। एप्सिलॉन जीरो का MKS से मात्रक निकालना होगा। फिर से वही काम करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक, क्या आएगा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा F इंटू 4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू R स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 Q2। अगर यहाँ से बेटा हम एप्सिलॉन जीरो रोक लें तो क्या आएगा, Q1 Q2 अपान नीचे क्या आएगा बेटा, F आएगा इंटू 4 पाई आएगा और क्या आएगा बेटा, R स्क्वायर आएगा। इतना क्लियर। अभी आप आगे बढ़ेंगे बेटा, एप्सिलॉन जीरो ऐसे रहने दो। आगे क्या है, Q1 आवेश के बराबर फार्मूला क्या होता है, IT। Q2 का क्या होगा बेटा, IT, हाई स्कूल में पढ़ रखा होगा आप लोगों ने। F बल है, बल का मात्रा F बराबर क्या होता है, ma द्रव्यमान गुणे त्वरण इंटू 4 पाई कांस्टेंट है, लिखा रहने दो। R स्क्वायर ऐसे रहने दो। और आगे बढ़ाना चाहते हो और आगे बढ़ा लो, नहीं बढ़ाना चाहते हो यहीं पर छोड़ दो, यहीं से निकल जाएगा। आगे क्या है बेटा, I का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। T समय है, मात्रक क्या होगा, सेकेंड। I फिर क्या है बेटा, धारा है, मात्रक क्या होगा, एम्पियर। T समय है, मात्रक क्या होगा, सेकेंड बटे M क्या है बेटा, द्रव्यमान है, मात्रक क्या होगा, किलोग्राम। A त्वरण है, मात्रक मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। आगे 4 पाई कांस्टेंट है, कोई मात्रक नहीं होगा। R का क्या बेटा, दूरी, क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। इतना हम लोगों ने निकाल लिया। अब हमको क्या करना बेटा, सॉल्व करना है। एक सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। ऊपर है एम्पियर 2 बार आया है तो क्या हो जाएगा, एम्पियर स्क्वायर। सेकंड 2 बार आया है तो क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड स्क्वायर। नीचे देखें अगर, ठीक, नीचे देखो बेटा, किलोग्राम कितनी बार आया है, अभी थोड़ा सा और हल कर लो। नीचे किलोग्राम कितनी बार आया है, 1 बार आया है, किलोग्राम ऐसे लिखो। मीटर कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो मीटर की पावर कितनी बार है, 2 और 1 3 बार, यानी मीटर की पावर कितनी हो जाएगी बेटा, 3। सेकंड स्क्वायर, नीचे प्लस में है, पलटेंगे तो कहाँ चला जाएगा बेटा, ऊपर चला जाएगा, और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो बेटा ऐसे मान लो ये सेकंड की पावर +2 है, ऊपर ले जाएंगे सेकंड की पावर -2 होगा। यहाँ देख लो, भी ज़्यादा डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये सेकंड की पावर +2 बटे में है ना, ऊपर लाएं अगर तो हो जाएगा सेकंड की पावर -2। इतना क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ाते हैं बेटा, इधर देख लो क्या आएगा बेटा, बताओ क्या आएगा, एम्पियर स्क्वायर सेकंड की पावर +2 और ये -2 पर, अभी रहने दो कंफ्यूज हो जाओगे। सेकंड की पावर कितनी है बेटा, 2। आगे क्या है बेटा, किलोग्राम इंटू मीटर क्यूब इंटू सेकंड की पावर -2, ये निकला। अब आगे देखते हैं बेटा, अब हल करेंगे, क्या आएगा, एम्पियर की पावर 2, सेकंड की पावर 2 -2 ऊपर जाएगी, सेकंड की पावर 2 2 4, किलोग्राम ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, किलोग्राम की पावर -1, मीटर क्यूब ऊपर जाएगा, मीटर की पावर -3। हो गया बेटा। अब लिखेंगे बीमा किसकी, एप्सिलॉन जीरो की बीमा लिखाओ बेटा। सबसे पहले लिखना तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा सीरियल से लिखते हैं। द्रव्यमान किलोग्राम, इसकी बीमा क्या होती है, m की पावर -1, मीटर इसकी बीमा l की पावर -3, ठीक। फिर क्या आएगा बेटा, t की पावर 4, a की पावर 2, ठीक। ये किसकी बीमा निकल गई बेटा, एप्सिलॉन जीरो की, ठीक। अब मैं मान कर चल रहा हूँ कि आपको ये टॉपिक क्या होगा बेटा, क्लियर हो गया होगा। इसके आगे की जानकारी आपको मेरे अगले वीडियो में मिलेगी,